नमस्कार, मैं हूँ बजरंगी विश्वकर्मा। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे चेहरा से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे, सपा के प्रवक्ता चंचल यादव जी हैं, जिनसे हम लोग आज बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर, जो इस समय सरगर्मी मचाई हुई है इनके पोस्ट को लेकर। तो चलते हैं, देर न करते हुए सबसे सवाल जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं बजरंगी भाई। आप जैसे खोजी पत्रकार साथी लगातार जन सरोकारों के मुद्दों को उठाते रहते हैं और ये हम लोगों के क्षेत्र का सौभाग्य कि आप जैसे पत्रकार साथी हमारी विधानसभा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जैसा कि आपके द्वारा एक पोस्ट किया गया था दैनिक भास्कर का जो सर्वे था, उसमें आपको प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दैनिक भास्कर ने अभी आपने देखा होगा कि हाल ही दिनों में जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया था। तो उस सर्वे में मैंने देखा कि जबकि हमारे यहाँ पिताजी का कार्यक्रम था, पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, उस समय हम लोग उधर बिजी थे। मेरा ख्याल हो जब मैं देखा पता चला कि 10 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। तो अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम साथियों ने उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया। मुझे जो जानकारी मिल पा रही तकरीबन 13,900 लोगों ने लगभग पार्टिसिपेट किया था। तो ये 13,900 लोगों ने पार्टिसिपेट, उसमें जो मैं सर्वे देखा तो मुझे खुद ही बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई किस तरीके से लोग अपार स्नेह मोहब्बत करते हैं मुझसे। मुझ जैसे सामान्य परिवार का बच्चा, जो मेरे पिताजी बहुत ही सामान्य किसान परिवार से प्रधान रहे लगातार कई बार, साइकिल से चलने वाले व्यक्ति थे और मुझ जैसे सामान्य परिवार के बच्चे को इतना प्यार स्नेह मिलना तो निश्चित तौर से ये बहुत सौभाग्य की बात है। और पार्टी के लिए जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जो हमारी निष्ठा है, श्रद्धेय नेताजी के बताए हुए रास्ते पर जो हम लोग चलने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर से हमारे विधानसभा में जो नौजवान साथियों से लेकर के तमाम हर वर्ग के लोगों ने जो प्यार सम्मान दिया, तो निश्चित तौर से मैं उन सब चीज का ऋणी हूँ। लेकिन मैं इस बात में मेरा अडिग विश्वास है कि हमें जमीन पे काम करते रहना चाहिए। हमें लोगों के मदद के लिए सदैव आगे आना चाहिए। अगर आप देखें आज के समय में बजरंगी भाई, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नेता हो, अगर आप राजनीति में आए हो, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एमबीए एलएलबी हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया, फिर लॉ किया। उसके बाद मैं जन सरोकारों से लगातार जुड़ा रहा। मेरे साथ के तमाम बच्चे, अगर हम बात करें, मेरे साथ के तमाम बच्चे आज के समय में फॉरेन में हैं। अभी एक मेरा दोस्त जो है लंदन से भी जल्दी ही आया है, लौट करके मेरी मुलाकात हुई थी। तो बड़े उनकी लाइफ स्टाइल, लेकिन मैं जब वहां से देखता है तो कहता है कि चंचल भाई आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये एक नेतागिरी में, अगर मैं कहूँ कि अगर आज के समय में लोग, बहुत सारे ऐसे तमाम लोगों की धारणा बन चुकी है कि राजनीति जो है बहुत टफ विषय है, राजनीति में जो है अच्छे लोग नहीं आते हैं। मैं उसी जो है व्यवस्था को, मेरा ऐसा मानना है कि जहां पे चैलेंजेज हो, उस काम का करने का अपना अलग ही मजा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बात पे अपने जो मर जाए वीर मर्द कहलाता है, और लड़ने वाला काबिल हो, लड़ने का मजा तब आता है। बाबा रामदेव बिरहा गायक बहुत थे। बात आती है सर, जैसा कि आपने लड़ने की बात की है। अभी जो एग्जिट पोल दिखाया है दैनिक भास्कर ने, उसमें आपको यहाँ प्रमुखता से दिखाया, लेकिन आप ही के पार्टी के लोग और आपके जो विपरीत लोग हैं, वो तमाम मतलब तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं ये सर्वे बेकार है, ये मतलब जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई विपरीत लोग नहीं है। जिन लोगों ने सर्वे की बात की, सर्वे कोई एक तरीके से पार्टी का वो नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बात कही, उन लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि यही दैनिक भास्कर जो है पिछले समय जो है समाजवादी पार्टी को लेकर के कई बारी जो है मतलब एक तरीके से आज के समय हम जान ही रहे हैं, जो मीडिया है पूरी तरीके से गोदी मीडिया के तौर पे जाना जाता है। तो निश्चित तौर से दैनिक भास्कर का भी इतिहास पिछला अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को लेकर के अलग रहा है। तो उन लोगों ने उस बात की चर्चा की, मेरे लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सकारात्मक बात में विश्वास रखता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर राजनीति में है, तो अगर आप अपने आप को खुद अगर लोगों के लिए समर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर से सारी जातीय बाधाएं जो होती है, लोग कहते हैं कि नहीं भाई केवल आपको विशेष जाति का आप वोट मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है। मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं इलाज कराता हूं तो मैं कभी लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से लेकर पीजीआई तक, केजीएमसी तक, जब मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूं, अभी आप मेरे साथ बैठे थे तो मेरे पास इलाज वालों का ही फोन आता है। आप सोचो, जब हम लोग इलाज करते हैं, हम लोग कभी कोई जाति नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते, कोई क्षेत्र नहीं देखते, कोई भाषा नहीं देखते। हम लोगों का मानना, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप नेता हो तो आपकी केवल एक जाति है, और वो एक जाति वो है जो लोगों के लिए सेवा भावना, जो आपके अंदर सेवा भावना हो। ऐसा नहीं केवल मंचों से बोलने के लिए, माइक पे बोलने के लिए, केवल मन में हो, मन में कुछ और हो और आप बोल कुछ और रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें जो मन में हो, अगर आपके मन के अंदर सेवा भावना, तो भी राजनीति में आओ। तो मैं सच में बताऊं
कि मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, लोगों के सुख दुख में खड़े होना अच्छा लगता है। मैं रात में 1-2 बजे तक, मुझे ऐसा नहीं, अभी देखिए आप अगर देखो तो आप मेरे दिनचर्या के बारे में अगर बात करें तो मैं सुबह से लेकर के कम से कम सुबह 50 लोगों से मिलता हूँ। प्रतिदिन आप मेरे घर पे कभी आना तो सुबह कम से कम 50 से 60 लोग मेरे घर पे आते हैं। उनकी छोटी छोटी समस्याएं, उन लोगों को, हम लोग को, मुझे फक्र होता है कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता के पास लोग आते हैं और चल करके हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी मदद हो। दूसरी बात, इलाज से लेकर के हम लोग जब उनके लिए मदद करने का काम करते हैं, उनकी व्यवस्था देखने का काम करते हैं, तो लोग ऑटोमेटिक जुड़ते चले जाते हैं। दैनिक भास्कर जो सर्वे करा रहा था वो सबके मोबाइल में, अगर हम बात करें फर्जी की बात करें तो सबके मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता था। एप्लीकेशन के बाद 3-4 सवालों का फेस करना पड़ता था। उसके बाद मेरा नाम तो दैनिक भास्कर में था भी नहीं। अगर आप देखो उसमें कि समाजवादी पार्टी से किस प्रत्याशी को आप विधायक बनते देखना चाहते हैं, उसमें इमरान भाई का नाम है, उसमें आरिफ भाई का नाम था, अन्य में नाम था, अन्य में लोग अन्य में क्लिक करके मेरा नाम डालते थे। आप कल्पना करो कि 73% लोगों ने ये चाहा है, तो निश्चित तौर से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि लोगों की उम्मीदों पे हमें और खरा उतरने की जरूरत है। और मैं बता दूं, इस सर्वे से मैं कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को अति आत्मविश्वास में आ जाऊं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो काम कर रहा हूं सकारात्मक काम कर रहा हूं और मुझे उसे और भी ढंग से करने की जरूरत है। एक मेरे सामने ये भी चैलेंज है कि क्योंकि इतना बड़ा पार सम्मान मिलने की बात जो आई है, जो सर्वे में आया है, जो 73% लोगों ने पसंद किया है कि चंचल भाई को टिकट मिलना चाहिए, हमारे पसंदीदा उम्मीदवार हैं, तो मैं सच में ये बात जरूर कहूंगा कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और मैं एक बात और जोड़ दूं इसमें, क्योंकि आप खबर ना बना सके, मैं बताऊं समाजवादी पार्टी के, मैं जो है अपना एक सामान्य सा कार्यकर्ता मानता हूं अपने आप को, सामान्य साधना सिपाही हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति मेरी अपार निष्ठा है। मैंने कहा ना कि मैं मुझ जैसे सामान्य परिवार के बच्चे को माननीय राष्ट्रपति ने वहां पे पहुंचाया है जहां मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। मैं बताऊं, बचपन में जब पिताजी मेरे टीवी देखा करते थे, डिबेट देखते थे, तो जब कभी बीजेपी का कोई नेता अगर कुछ झूठ वूठ बोलता था तो बिगड़ जाते थे टीवी पे। तो मेरी माता जी होती थी, कहते अरे क्या सुन रहे हैं आप, बिगड़ रहे हो। तो मैं सोचता था कि मतलब काश मैं, मतलब टीवी डिबेट्स का पार्टिसिपेट करूं तो मेरे पिताजी ऐसे मुझे देख पाए। लेकिन वो तो लम्हा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पिताजी उस समय ही उनका देहांत हो गया। तो सच में ये लाइन जब भी मैं कभी सोचता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं। और मेरे लिए सच में ये बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पता नहीं मेरी पिताजी की मतलब आत्मा ने किस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा होगा, पुकारा होगा, नहीं तो मुझ जैसे सामान्य आदमी की पैरवी करने वाला कोई नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी पढ़ाई लिखाई देखी और मेरे, मतलब मेरा जो काम करने का तरीका देखा। मुझे याद है एक बार मुझसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि आप बताओ कि आपका, तुम्हारा बूथ नंबर क्या है। मैंने अपना बूथ नंबर बताया 171। बोले तुम्हारे बूथ पे कितना वोट मिला था, तो मैंने बताया तो कह रहे जो है झूठ तो नहीं बोल रहे हो। मैंने कहा भैया चेक करा लिया। तत्काल टैबलेट मंगाया गया तो 620 वोट पोल हुआ था। 620 में 613 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। तो भैया ने कहा कि 617 वोट हो ही नहीं सकता है, अरे मतलब 7 वोट केवल विपक्ष पाया हो। तो मैंने कहा भैया चेक करा लीजिए, और मैं 613 बताया था, 614 वोट मिला था समाजवादी पार्टी को। तो ये इस बात से लेकर के मुझे याद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत इंप्रेस हुए कि भाई एक ऐसा सिपाही जो एकदम एक्यूरेट, उससे याद है, कॉन्फिडेंस है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने बताया सारी चीजें। तो कहे तुम ठीक है, टीम में काम करो। तो भैया ने मुझे आशीर्वाद दिया मुझ जैसे सामान्य परिवार का। और मैं बताऊं, निश्चित तौर से हमारे जो बड़े नेता हैं उन सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है और उन सबका गाइडेंस मिलता है। आप देखो हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी का, जो आप देखो कितने, मतलब लगातार 3-4 पुण्यतिथि में लगातार मेरे परिवार में आए। सोचो मुझ जैसे सामान्य परिवार का सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य, न जाने कितने प्रधान है पूरे आजमगढ़ में, लेकिन फिर भी पिताजी की पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। सांसद जी हर बार आते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, कुछ सामान्य बात नहीं बजरंगी भाई। और मैं जरूर इस बात का मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं जिस पार्टी में मुझे काम करने का मौका मिला है, मुझ जैसे नौजवान साथी को, मुझे नौजवान को भैया ने काम करने के लिए मौका दिया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। चलिए, बात आती है टिकट की। जैसा कि आप कह रहे थे टिकट के बारे में, टिकट के लिए तमाम जो आपके पार्टी के लोग हैं वो दावेदारी पेश कर रहे हैं, अभी दावेदारी पेश कर रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं कि गोपालपुर में यदि आपकी दावेदारी होती है तो क्या यहाँ का पहला मुद्दा रहेगा? देखिए मैं बताऊं कि हाँ, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि केवल गोपालपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव जी मान करके चुनाव लड़ेगा। वो अपने आप को खुद अखिलेश समझ करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगा। हम सब इसी बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि हमें यही काम करना है। हमें कोई प्रत्याशी नहीं देखना है कौन चुनाव लड़ने आ रहा है, कौन नहीं लड़ने वाला है। हर एक नौजवान साथी, हमारा बूथ प्रभारी, हमारा सेक्टर प्रभारी, हमारा जोन प्रभारी, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा विधानसभा अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, सब लोग मिलकर के, जितना हमारा संगठन, जितना हमारे फ्रंटल संगठन है, सब लोग उस पार्ट, हमारे संगठन के एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव जी मान के चुनाव लड़े। क्योंकि ये चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई केवल जो है हमारे और आपके भविष्य का चुनाव नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी
चुनाव है, उनकी पीढ़ियों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, ये उसका चुनाव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का लगातार चीरहरण कर रही है। और अगर ये रह गए तो शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, जो हमारी सामान्य जो समस्याएं हैं वो सब के सब जो है धराशायी हो जाएंगी। आने वाले समय में शिक्षा का बद से बदतर हालत हो जाएगा। आप सोचो, जगह जगह दारू के ठेके खोल दिए गए। आप आज के समय में कल्पना करो कि हमारे स्कूल में जो है फीस बच्चों के, प्राइवेट स्कूल इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। प्राइमरी स्कूल आप बंद कर रहे हो, इंटर कॉलेज में आप बंद करने जा रहे हो, जो मिडिल क्लास है उसको बंद करने जा रहे हो। तो फिर आप आगे जो आने वाला समय होगा सरकार क्या करेगी, हम लोग उस चीज को देख पा रहे हैं, बीजेपी की आंखों से देख पा रहे हैं कि आने वाला समय बहुत भयावह है। इसलिए चुनाव किसी के व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक सीट का चुनाव नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अहंकार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केवल वह है जो हम लोगों को सरकार बनाना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनते देखना मेरा सपना है दोबारा से। जनता में एक और संदेश चाहता था कि छोटे से कार्यकाल में दिनेश लाल यादव ने जो आजमगढ़ का तमाम विकास कार्यों को लेकर आए और विकास कार्य किए, लेकिन ये धर्मेंद्र यादव हैं जो विकास को लेकर जीरो लोग बताते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आप जीरो लोग बताते हैं, कौन बताता है? आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओ कि आज के समय में हमारा जो सेना का जवान है उसके लिए कैंटीन की व्यवस्था, ये सोचो, हम बेचारे जाते थे, लोग गोरखपुर जाते, वाराणसी जाते थे, लखनऊ जाते थे, व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज वो व्यवस्था करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव सांसद जी ने। इसके अलावा बाईपास का आपने देखा होगा, इसके अलावा तमाम प्रोजेक्ट, इसके अलावा ट्रेनों का आपने देखा होगा, ट्रेनों को जो है बराबर विस्तार करने का काम हो रहा है, ट्रेनों को स्टॉपेज के लेके काम हो रहा है लगातार। धर्मेंद्र यादव सांसद जी इतने बड़े नेता है, मैं आपको बता दूं, मैं तो जब मिलता हूं पता नहीं भगवान उनको कितनी बड़ी शक्ति देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ दो आप, पूरा अधिकतर देश के अधिकतर हिस्सों से उनके पास लोग फोन करते हैं। ऐसे जन नेता हैं, उनके पास इतना फोन आता है फिर भी वो सबके फोन को अटेंड करते हैं, सबकी बात रखते हैं। और हम जैसे न जाने कितने असंख्य नौजवान हैं जिनके दिल पे वो राज करते हैं, आपको बता दें। तो आप जो बता रहे हैं कि निरहुआ की बात आप कर रहे हैं, तो झूठ बोलने वाला आदमी केवल अपनी शूटिंग और अपनी जो है क्या नाम है पिक्चर है मस्त है, वो रियल लाइफ में कोई काम नहीं किया उन्होंने। अगर आप देखो ना, देवारांचल की आप बात करो, अभी उनसे पूछो, मैं तो कहा उनसे एक बार, मैंने कहा आदरणीय सांसद जी, अगर आपके अंदर दम है तो आप शासन सत्ता में बैठे हो, आप उत्तर प्रदेश में सरकार में हो, सेंटर में सरकार में हो, आप हमारी परशुरामपुर की तहसील बनवा दो, मैं मान जाऊंगा, अपने क्रेडिट ले लो। हम लोग खुद आपका कहेंगे कि आदरणीय निरहुआ जी ने परशुरामपुर की तहसील बनवा दिया। बनाओ तो सही, एक काम तो करके दिखाओ। लेकिन बस वही लफाजी वाली बात करना, जो समाजवादी पार्टी के शासन में जो रोडें बनी है, जो रोडों का विकास हुआ, रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, वो बोलते हो हमने करा दिया, हमने करा दिया। अरे भाई, तुम्हारा गडकरी है, तुम्हारे मंत्री हैं, सेंटर से लेके सारे मंत्रालय हैं, आप जिसके पास जाते हो। अब तो खैर मैं देखता हूं कि जो भी हमारे कलाकार जो साथी बीजेपी में जुड़े हुए हैं, सबका मजाक बनाया जाता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी रवि किशन को न जाने क्या क्या बोलते हैं, जबकि लोकतंत्र में बहुत नुकसान है ये। भाई कोई भी व्यक्ति अगर वो कलाकार है उसका सम्मान होना चाहिए। मुझे रवि किशन के प्रति सिंपैथी है, लेकिन अब भाई वो भी अनाप शनाप बोला करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। तो ये तमाम बातें हैं। उसी तरीके से निरहुआ जी का सम्मान है, उत्तर प्रदेश में तो कोई सम्मान नहीं करता है। आजमगढ़ के लोग तो पता नहीं, अब बताओ जिस जाति से आते हैं निरहुआ जी, उन्होंने क्या बोला कि यादवों की बुद्धि घुटने में होती है। अब बताओ ये कोई भाषा है? अब क्या कहा जाए उनके बारे में, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। ये जरूर कहूंगा कि ये आजमगढ़ का दुर्भाग्य था, कुछ अल्प समय के लिए वो बन गए थे सांसद, लेकिन जनता ने उनको उनकी व्यवस्था में कई गुना जवाब दिया। चलते चलते सर, ये सवाल और रहा कि जैसे गाजीपुर के कटरिया गांव में इस समय बवाल चला है, आपका डेली क्रेडिट जाता है वहां पे मिलने के लिए पीड़ित परिवार से, उसके ऊपर ईंट पत्थर का बर्ताव होता है, कई लोग चोटिल होते हैं। फिर उसके बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन लोगों से कहा कि 5 लाख रुपए मतलब आप लोग लेके जाइए, फिर पीड़ित परिवार के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का काम रहा है, ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं। इनका बस एक काम है, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, क्षेत्र को क्षेत्र से लड़ाओ, बांटो और राज करो। जो बीजेपी ने पिछले 12 सालों में हिंदुस्तान में जो जहर बोया है, भाईचारा जो है खत्म करने का काम किया है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया है। उनका ये मानना है कि जितने लोग लड़ते रहेंगे उतने बीजेपी मजबूत होती रहेगी। मैं सच में बता दूं, मुझे बहुत दुख हुआ जो घटना हुई। आप बताओ, एक बिगड़ैल प्रधान जिसके ऊपर कई सारी धाराएं हैं, जो एक तरीके से गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो सत्ता संरक्षित गुंडा है, वो बताओ चैलेंज करता है, कहता है कि मुख्यमंत्री जी मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा, और मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। कम से कम हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, और समाजवादी लोग तो लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। आप बताओ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा नेता पूरी दुनिया में कोई एक नेता का नाम बता दो जो विपक्ष में रहने के बावजूद भी पीड़ित परिवार को फाइनेंस से लेकर के हर तरीके की मदद करता हो।
एक नेता का नाम मुझे बता दो। क्या बीजेपी विपक्ष में नहीं रही है क्या? या बीजेपी जिस प्रदेश में विपक्ष में है, क्या उसकी मदद करने का काम करती है क्या? आप बताओ, अखिलेश यादव जी का दिल कितना बड़ा है। जो भी जाता है भाई साहब, आप बता दो बजरंगी भाई, जिस दिन आप मान राष्ट्रपति से मिलोगे तो उनके हो जाओगे। उनके उनके उनकी पर्सनालिटी के अंदर एक ऐसा ऑरा है। वो एक ऐसे नेता है, जन नेता है, आपको बता दूं, जो पूरी दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं पाओगे आप। मैं तो कह रहा हूं कि आप बताओ, जितनी भी विपक्ष है और किसी प्रदेश में विपक्ष है, वहां के नेताओं को आप जाके देखो, क्या विपक्ष का नेता किसी भी पीड़ित परिवार की फाइनेंशियली मदद करता है क्या? हम कह रहे हैं, अगर प्रतिनिधिमंडल जा रहा है मिलने के लिए परिवार से, उस गरीब परिवार की मदद करने के लिए जा रहे हैं, आप बताओ किस तरीके से। आपने कई सारी वीडियो देखी होगी कि एफआईआर 3 बार लिखी गई। ये कौन लोग लिखवाने वाले थे? कौन लोग लगातार बयान बदलवाने वाले लोग थे? कौन लोग उस गरीब परिवार को जो पैसा देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम इसको ऐसे ना करो, वैसे करो, तुम समझ जाओ, समझ लो। अब बताओ, जहां पे पुलिस का एक आला अधिकारी बैठा हो, एसएचओ बैठा हो, लोग बैठ करके लोग उसको बेचारे धमका रहे हैं, उसको प्रलोभन दे रहे हैं। क्या गरीब आदमी का जो है सर उठा के जीने का अधिकार नहीं है इस लोकतंत्र में? तो उत्तर प्रदेश की हाल मैं बता दूं आपको बजरंगी भाई, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा जातिगत आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। एक एक जिले में आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के जो सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, वो पूरी तरीके से पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ रखे हैं। मैं बता दूं, मीडिया मीडिया उनका साथ देने का काम अगर ना करे, नहीं तो अगर आप याद होगा, समाजवादी पार्टी के शासन में कोई घटनाएं घटती थी तो किस तरीके से मीडिया में एक तरफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो लगा करके क्या क्या बातें करते थे लोग। आज अगर लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है, अगर मैं कहता हूं कि आप जैसे खोजी पत्रकार साथी, आप लोग इस खंभे को बचाए रखो। ये हमारी जिम्मेदारी अकेले नहीं, बल्कि आप सबकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि लोकतंत्र बचा रहेगा तभी हम भी बचेंगे, तभी आप बचेंगी, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल रहेंगी। इसलिए ये जरूर कहूंगा, जो कटरिया कांड हुआ है, वहां पे जो जिस तरीके से जाति हिंसा को प्रयास किया गया बदलने के लिए, अब बताओ, प्रतिनिधिमंडल जा रहा मिलने के लिए, फाइनेंशियली मदद भी करेगा, कहाँ आपको सपोर्ट करना चाहिए? प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि हमारे गांव में लोग पहुंच रहे हैं, उनका हम सम्मान करें, कहाँ वो ईट पत्थर लेके दौड़ा रहा है? आप सोचो किस तरीके से जाति अहंकार में जो अपने आप को जो है मुख्यमंत्री स्वजाति समझने की वजह से वो कुछ भी करे। लेकिन अब बताओ, अब तक अगर कोई और किया होता है घटना जिसकी वीडियो होती है, साक्ष्य होते, अब तो उसे पैर में बाबा गोली मार चुके होते। आपका पसंदीदा जो विधानसभा क्षेत्र है गोपालपुर, गोपालपुर से आप मतलब दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो गोपालपुर की जो जनता है आपको विधायक के रूप में क्यों चुनेगी? देखिए, आपने जो पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये किया कि पसंदीदा क्षेत्र है, कि कोई क्षेत्र मेरा पसंदीदा नहीं, मैं काम कर रहा हूं, मैं, आप विश्वास नहीं करो, मेरा कोई पसंदीदा क्षेत्र नहीं है। मेरे पूछने का सर ये तात्पर्य था, क्योंकि हाँ, क्योंकि जो था ये दैनिक भास्कर का जो सर्वे था, ये पसंदीदा ही आपको दिखाया था यहाँ गोपालपुर से। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से जो जहाँ का होता है, जैसे हम लोग तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं अपनी विधानसभा का रहने वाला हूँ, और लोग कहते भी हैं कि हमारे विधानसभा का चंचल भाई नेतृत्व कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसके लिए लोग मदद करते हैं और प्रयास करते हैं, विधायक जी भी काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं कोई दावेदार नहीं हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो असूल हैं, जो सिद्धांत, जो पार्टी गाइडलाइन, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। जो काम भैया ने मुझे दिया है, उसको मैं प्रयास करता हूं कि उसमें कोई गलतियां ना हो। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे लगातार काम करने का काम करेंगे। और मैं चाहता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि विधायक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता, विधायक जनता बनेगी। जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। जनता के पास राइट होता है कि 5 साल बाद फिर से आपको उठा के बुला करके अब कान पकड़ के बाहर भी कर सकती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपनी पर्सनल बात ना करूं। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को खुद अखिलेश यादव समझ करके वो चुनाव लड़ेगा। क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, तो लड़ाई जब बहुत बड़ी होती है तो पर्सनल जो अपनी जो लाभ होता है, खुद का जो लाभ होता है, वो कहीं मायने नहीं रखता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी हम लोगों का जो सपना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है और 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है, ये हम लोग मिशन लेके काम कर रहे हैं। और इसी मिशन पे जो भी हो सकेगा, हम लोग पार्टी के लिए पूरी तन्मयता के साथ, कोई पद नहीं चाहिए मुझे, मैं जिस जिस पद पे मुझे माननीय राष्ट्रपति जी ने पहुंचाया है, मैं उसके लिए बहुत ही मैं आभारी हूं। और उसी सिद्धांत पे मैं लगातार काम करने का काम करूं, आने वाले समय में काम करता भी रहूंगा। मुझे कोई लालच नहीं है। खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे इतना बड़ा सम्मान दे रखा है, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? दैनिक भास्कर जो आपको सम्मान दिया है, ये सब कहा जाएगा? अब देखिए, लोगों के पास अगर आप ही जैसे किसी से पूछेंगे कि चंचल यादव कैसे नेता हैं, चंचल यादव को क्या टिकट मिलना चाहिए, तो उस तरीके से लोगों ने कहा है, सम्मान दिया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा है। मैं आपको बता दूं, आज मैं अपनी बात बता दूं कि मैंने अगर किसी एक व्यक्ति से मैंने कहा हो कि मुझे विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए, तो आप मुझे एक आदमी खड़ा कर दो ला करके। ये जो भी एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो है इस बार लगातार प्रयास में लगे, तो लोगों को लड़ाया जाए।
बांटो और राज करो किया जाए, लेकिन आजमगढ़ की जनता बहुत सम्मानित जनता है, यहाँ पे बीजेपी वालों को दाल निकलने वाली है। ये थे हमारे साथ सपा के प्रवक्ता चंचल यादव जी, जो हमारी बातों को बेबाकी से जवाब दिए हैं। फिर नेक्स्ट मिलते हैं सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।